ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 15 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। महत्वपूर्ण 2 लक्षणों को पूरा किया है, द्रव्य का लक्षण और गुण का लक्षण। अर्थात 6 पदार्थों में 2 पदार्थों को लेकर के यहाँ उनका लक्षण कहो या उनकी परिभाषा कहो, उनको समझने का प्रयत्न किया। अब तीसरा पदार्थ है, महत्वपूर्ण है, कर्म। कर्म का लक्षण अब आगे करने जा रहे हैं। सूत्रकार कर्म का लक्षण प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं? पृष्ठ संख्या है 21। अधुना कर्मणो लक्षणम किं वा तस्य द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम उच्यते। अधुना अब कब? द्रव्य और गुण के लक्षण करने के उपरांत अब कर्मणः लक्षणम, अब कर्म का लक्षण बताया जाता है। किं वा का मतलब अथवा। अथवा आप ऐसा भी बोल सकते हो, तस्य द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम, तस्य कर्मणा, उस कर्म का द्रव्य और गुण इन दोनों से वैधर्म्य को लेकर के, उस कर्म का द्रव्य और गुण से भिन्नता है, इस बात को लेकर के, उसके वैधर्म्य को लेकर के उच्यते सूत्र के द्वारा बताया जाता है। कर्म का द्रव्य गुण से क्या वैधर्म्य है ये कहो, अथवा कर्म का लक्षण कहो, एक ही बात है। तो सूत्र है, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेष्वनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। कर्म के लक्षण बताते हुए महर्षि कणाद कह रहे हैं, एक द्रव्यम कर्म, ये इसका तात्पर्य है। तो एक द्रव्यम कर्म का अर्थ है, कर्म एक द्रव्य में रहता है। कर्म एक द्रव्य में रहता का अभिप्राय है, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। एक द्रव्यम का अर्थ है, कर्म एक द्रव्य में रहने वाला है, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। इसका अभिप्राय और स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको कि मान लीजिएगा अनेक द्रव्य हैं, हमारे सामने अनेक द्रव्य है। तो अनेक द्रव्य है तो एक कर्म उन अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। एक कर्म एक द्रव्य में रहेगा तो दूसरे द्रव्य में वो दूसरा कर्म होगा, तीसरे द्रव्य में वो तीसरा कर्म होगा, चौथे द्रव्य में चौथा कर्म होगा। एक ही कर्म 5 द्रव्यों में नहीं रह सकता, 2 द्रव्यों में नहीं रह सकता। इसका ये तात्पर्य है। आप में से सभी को स्पष्ट हो गए जी? अब मैं उदाहरण देता हूं।
शेखर जी क्या कहना चाहते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद पूछिएगा। मान लीजिएगा मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी कार हो, बस हो, ट्रेन हो। अब मैं अकेले नहीं बैठा हूँ, साथ में ड्राइवर भी बैठा है, ड्राइवर भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, और भी लोग बैठे हुए हैं। ट्रेन को ले लीजिएगा, विमान को ले लीजिएगा, बस को ले लीजिएगा, कार को ले लीजिएगा। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, कर्म तो हो रहा है, लेकिन उस गाड़ी में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में वो एक कर्म नहीं माना जाता, सबके अलग अलग कर्म माने जाएंगे। इसका ये अभिप्राय है एक द्रव्यम का, अर्थात एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। गाड़ी आगे बढ़ रही है तो मैं भी गाड़ी में बैठा हुआ आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे में भी कर्म हो रहा है, लेकिन मेरा अलग कर्म है, गाड़ी का अलग कर्म है, ड्राइवर का अलग कर्म है, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति का अलग कर्म है। 100 व्यक्ति बैठे हैं बस में, 100 व्यक्ति का बस इतना बड़ा नहीं होता होगा, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं गाड़ी में बैठे। ट्रेन में तो पता नहीं हजारों लोग बैठते हैं ट्रेन में, सबके अलग अलग कर्म हो जाएंगे, कोई एक कर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि नियम क्या बताए यहाँ पर, एक द्रव्यम, कर्म एक द्रव्य में रहता है, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है। अब मैं अलग अलग ढंग से आपके सामने बताया, पता नहीं आपको क्या समझ में नहीं आया, जिनको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। अब शेखर जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी प्रणाम स्वामी जी। जी वही जैसे आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया, तो गाड़ी को एक द्रव्य मानेंगे गुरु स्वामी जी? गाड़ी है, हवा है, या हवा है, पानी है, मतलब दो किसी चीज में से एक समय में तीर निकल रहा है, पानी में से भी निकल रहा है, वो हवा को भी पार कर रहा है, ऐसे मतलब किस तरह उसकी कैटेगरी करेंगे हम? ऐसा है कि गाड़ी को एक मानेंगे तो एक कर्म माना जाएगा, लेकिन गाड़ी को अलग, मेरे को अलग, ड्राइवर को अलग मानेंगे तो फिर सबके अलग अलग कर्म माने जाएंगे। क्योंकि हम सबको बेसिक सिद्धांत को सामने रख करके देखना होगा। बेसिक सिद्धांत क्या है जी? कर्म क्षणिक है। जब कर्म क्षणिक है तो मेरे में रहता हुआ, आप में रहता हुआ, 100 में कैसे रह सकता है? वो तो क्षणिक है। जब क्षणिक है तो सब में नहीं रह सकता। अगर सबका कर्म आप मानोगे तो अलग अलग कर्म होंगे, लेकिन उन सबको एक ही मानोगे, उसको रेलगाड़ी एक ही है गाड़ी ऐसा मानेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, एक कर्म माना जाएगा मोटे तौर पर। लेकिन सूक्ष्मता से विभाजन करके देखेंगे सबके अलग अलग कर्म है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि कर्म क्षणिक है तो लंबा नहीं रह सकता है। मेरे में रहे, फिर आप में रहे, सबके अंदर रहे, एक साथ इतने लोगों के अंदर क्षणिक वस्तु कैसे रह सकती है? तो इसलिए इन्होंने सिद्धांत यही बनाया है कि कर्म क्षणिक है, वो क्षण भर टिकने वाला है, तो एक द्रव्य में एक ही कर्म रह सकता है, अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रह सकता। ये इसका तात्पर्य है। स्वामी जी जैसे से देखते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन एक द्रव्य है, ऑक्सीजन एक द्रव्य है, अब उनके कॉम्बिनेशन से पानी बनता है जी जी। या मतलब एक मॉलिक्यूल से निकलता हुआ कोई भी चीज मतलब पानी में से निकलते हैं, उसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं, एक पानी है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, या पानी के अंदर गैस भी मिली हुई है, और अब उसको हम मतलब कैसे सेपरेशन, दो द्रव्य इतने ज्यादा मिले जुले होते हैं जी। आप कह रहे हैं कि क्षणिक है, तो उसमें भी मतलब हर एक द्रव्य की उसमें आप गति अलग अलग देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ ऐसा है कि उन सब में अलग अलग कर्मों को पैदा करने वाला अलग अलग कर्मों को पैदा कर रहा है। जैसे मिट्टी है, मान लीजिएगा, मिट्टी में कितने कण हैं? अलग अलग कण हैं, अलग अलग कणों में अलग अलग कर्म हो रहे हैं, तो उनके अलग अलग कर्मों के कारण से मिट्टी में संयोग उत्पन्न हो रहा है। संयोग गुण एक कर्म से उत्पन्न नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास 100 पार्टिकल हैं, 100 टुकड़े हैं, और उन 100 टुकड़ों को हम जोड़ रहे हैं तो सब अपने अपने टुकड़ों का अलग अलग कर्म हो रहा है।
तो ऐसे हाइड्रोजन कहो और ऑक्सीजन कहो, जो भी वहाँ पर है, तो जो एलिमेंट्स जितने भी आप बता रहे हो, वो सारे एलिमेंट्स जो है उनके अपना अपना अलग अलग कर्म हो रहा है। अब ये अलग बात है, उन अलग अलग कर्मों को कोई दूसरा पैदा करवा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर उनमें कर्म पैदा कर रहा है, अलग अलग कर्म, पर वो एक कर्म नहीं होगा, ऐसे समझना होगा। ठीक है जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी जी। हाँ जी, भूदेव जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी अभी आपने ये बताया कि अनेक द्रव्याश्रय एक कर्म नहीं रहता, अर्थात एक द्रव्याश्रय कर्म भवति, ऐसा करके सिद्धांत यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँ, 10 छात्र यहाँ पे है, एक ही ऋग्वेद पढ़ रहा है और अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन कर्म उसमें एक ही हो रहा है। अनेक द्रव्य होने पर कर्म सब में एक ही हो रहा है, फिर ये यहाँ कैसे घटाएंगे? यहाँ माना जाना चाहिए नहीं, एक कर्म कहाँ हो रहा है? अलग अलग व्यक्ति का एक जैसा कर्म हो रहा है, ये बोल सकते हो आप। एक जैसा कर्म अलग चीज है, एक कर्म अलग चीज है। आप जाति को व्यक्ति को जाति के रूप में बोल रहे हो, या जाति को व्यक्ति के रूप में बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? यानी वहाँ जो 10 विद्यार्थी अलग अलग कर्म कर रहे हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। 10 व्यक्तियों का एक कर्म कोई नहीं मानता, ना शास्त्र मानता ना लोग मानता है। पठती क्रिया तो एक ही हो रही है वहाँ तो सब में। फिर वही बात है, पठती क्रिया आप बोलने से पठती क्रिया एक, वो तो पचती क्रिया एक तो माना गया है, अनेक क्रियाओं को एक मान करके बोल रहे हैं वहाँ पर। जैसे पचती क्रिया है, वो एक ही क्रिया थोड़ा हो रहा है पचती क्रिया में, वो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उनको एक मान लेते हैं मोटे तौर पर व्यवहार के लिए। ऐसे पचती कहो, ऐसे पठती कहो, तो एका पठती द्वौ पठता अनेके पठन्ति। तो ये जानना चाह रहा था कि मतलब पठती तरह पचती क्रिया अलग अवस्था वाली हो जाती है, जिसमें अवान्तर भी क्रिया उसमें पचती के अंतर्गत। अरे पठती क्रिया भी अलग अलग क्रिया है, एक ही थोड़ा क्रिया हो रहा है। केवल पठती आप स्थूल रूप से बोलते हैं पठती, वो एक ही क्रिया नहीं है वो पठती में। चाहे पठती हो, चाहे पचती हो, चाहे गच्छती हो, चाहे कोई क्रिया बोलो आप, वो एक पठती क्रिया एक नहीं होती वहाँ पर। वहाँ जैसे मैं अकार का उच्चारण अलग हो रहा है, इकार का अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य जो भी मंत्र में बोलूँगा, वो एक क्रिया थोड़ी हो रही है। अकार की अलग क्रिया हो रही है, इकार की अलग क्रिया हो रही है, गकार की अलग क्रिया हो रही है, नकार की अलग क्रिया हो रही है, सब अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर बोल रहे हैं कि एक क्रिया हो रही है। ये पठती एक क्रिया मानते, स्थूल रूप है पठती एक क्रिया को। व्यवहार के लिए सूक्ष्मता से जाएंगे, उसमें अनेक क्रियाएं होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अग्नि वीड़े में जितना वर्णाश्रित क्रिया हो भिन्न भिन्न है, और लेकिन उन समुदाय को ये पठती एक क्रिया स्थूल दृष्टि से कर है। हाँ, स्थूल दृष्टि से ही बोला जाता है जी। तो मैं उसमें केवल इतना ही जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे निर्णय के रूप में यहाँ पे इससे संदर्भित, वो ये है कि जैसे देवदत्त है, यशदत्त है, श्यामदत्त है, एक साथ उच्चारण क्या अग्निमीड़े एक आप जो क्रिया बोले ना, वो अभी थोड़ा मैं समझ गया आपकी बात है, लेकिन जो एक साथ उच्चारित हुआ, व्यक्ति अलग अलग हुआ, लेकिन एक साथ उच्चारण को आप बोला और बोला तो सब एक साथ बोला। तो भले एक साथ बोले अलग बोले, एक साथ बोलेंगे तो एक क्रिया थोड़ी होती है, वो अनेक क्रियाओं को एक साथ बोल रहे हैं। वो जाति के रूप में एक बोला जा रहा है, वो व्यक्ति के रूप में एक कोई नहीं मानता। हाँ, वो जाति के रूप में है, जाति के रूप में एक मानने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के रूप में सबकी अलग अलग क्रियाएं, भले एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर व्याकरण में ये कैसे इसको घटाया जाएगा? कि कैसे भी घटाइएगा, कैसे भी घटाइए, मेरे क्या आपत्ति है, व्याकरण नहीं चल रहा है यहाँ पर। जैसे ये वचन है, क्रिया एक तरफ आश्रित होता है, तो क्रिया में जो द्विवचन बहुवचन तो फिर वो नहीं होना चाहिए ना। द्विवचन तो दो व्यक्तियों के लिए हो रहा है ना। ब्रह्मचारी नो पठता, दो ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारी न पठन्ति, 3 या 3 से अधिक ब्रह्मचारी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। वहाँ दो क्रिया हो रही, इस बोध का बताने के लिए द्विवचन करना चाहिए, या केवल एक क्रिया हो रही इसलिए वहां पर द्विवचन हो रहा है? नहीं, वहां पर दो विद्यार्थियों को सामने रख कर के बताया जा रहा है ना, 2 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ द्विवचन इसलिए लगाया है।
और बहुत लोग पढ़ रहे हैं तो बहुवचन लगाएंगे, एक पढ़ रहा है तो एक वचन लगाएंगे। चाहे एक वचन लगा के देखो, एक वचन में भी पठती जो बोला जा रहा है वो स्थूल रूप है। पढ़ने की क्रिया बहुत सारी, क्योंकि एक ही शब्द थोड़ा पढ़ रहा है, एक अक्षर थोड़ा पढ़ रहा है। वो जब तक वो पढ़ रहा है अनेक अक्षरों को पढ़ रहा है, अनेक क्रियाओं को कर रहा है, लेकिन उन सब अनेक क्रियाओं को मिला करके जैसे पचती है वैसे ही पठती है। सारी क्रियाएं ऐसी है, व्याकरण की हो चाहे कहीं की भी हो। जी, इस बात को मैं थोड़ा यहाँ निर्णय ये नहीं कर पा रहा हूँ आपके माध्यम से कि वाक्पदीय में आता है क्रिया हमेशा एका होती, जैसे यहाँ ये कह रहे हैं अनेक द्रव्य होते पर भी वो क्रिया एक ही हो। जैसे रामा पठते भी वहां कहेंगे तो सही है दार्शनिक स्तर पे, कहता है क्रिया चूंकि एक ही होती, अनेक होती नहीं। एक वचन भी बोलो, प्रथम पुरुष ही सबके लिए बोलो, क्रिया आखिर एक ही हो रही। देखिए, व्याकरण को यहाँ मत लगाइए। अनेक बार मैंने बोला है कि व्याकरण की अलग प्रक्रिया होती है, यहाँ दर्शन की अलग प्रक्रिया होती है। व्याकरण में अलग प्रक्रिया होती हुई भी वो स्थूल रूप से बोला जा रहा है, यहाँ सूक्ष्मता से बताया जा रहा है। ये आपको पकड़ना है जी। तो मैं प्रेम जी को क्या बोलना है? मैं कुछ नहीं कहना, इस बात को ना थोड़ा आसान करने के लिए कह रहा हूँ कि एक द्रव्य के भी अलग अलग योगों में अलग अलग कर्म होते हैं, बस इतनी सी बात। एक द्रव्य में जब अलग अलग, जैसे हाथ को ऊपर उठाया, पाँव हिला दिया, कमर को हिला दिया, तो वहाँ पर वो एक द्रव्य न मान करके उनको अलग अलग मान करके अलग अलग क्रियाएं मानेंगे उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि वहाँ हाथ की क्रिया अलग, हाथ अलग माना गया, हाथ की क्रिया अलग हो रही है, पाँव की क्रिया अलग हो रही है। जैसे नृत्य क्रिया करने वाले वहाँ पर अनेक क्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ केवल मोटे तौर पर होते हैं नर्तका नृत्यति या नर्तनम करोति, कुछ भी कहो आप। तो जो नर्तक नाच रहा है वो एक क्रिया के रूप में बोलेंगे बोलने को, लेकिन क्रियाएं वो अलग अलग हो रही होती है। अंगों की क्रियाएं, अंग जब अंग बोलते ही वो अलग अंग माना जाएगा, वो अलग क्रिया माना जाएगा। क्योंकि वहाँ यदि एक व्यक्ति भी मान करके बोलो तो भी वो क्रियाएं अपने आप को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हाथ की क्रिया अलग हो रही होती है, वहाँ कमर की क्रिया अलग हो रही होती है, आंखों की क्रिया अलग हो रही होती है, सब अंगों को मान करके बोल रहे हैं वहाँ पर जी। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट, सिद्धांत को सामने रख करके सोचिएगा तो किसी को भ्रांति नहीं होगी। सिद्धांत को हटा करके अगर देखोगे और इधर उधर की बातों को इसके साथ जोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। जिधर की बात उधर ही रखिएगा। एक द्रव्यम, फिर अगुणम कहा सूत्र में। अगुणम कहते हैं, अगुणम कर्म, कर्म ऐसा है जो अगुणम है, ये कर्म का विशेषण है। अगुणम शब्द कर्म का विशेषण है। जैसे एक द्रव्यम कर्म का विशेषण है। कर्म कथम भवति? एक द्रव्यम कर्म, अगुणम कर्म, तो कर्म का विशेषण है अगुणम। तो कर्म कैसा है जी? अगुणम, अर्थात कर्म में गुण नहीं रहता है। अगली बात, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। संयोग की उत्पत्ति में और विभाग की उत्पत्ति में कर्म जो है अनपेक्ष कारणम, बिना अपेक्षा के ही कारण बनता है। अपेक्षा और अनपेक्षा दो शब्द हैं। अपेक्षा का मतलब है संयोग को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। पीछे भी बताया था, जहां भी संयोग उत्पन्न होता है, जहां भी विभाग उत्पन्न होता है, उस विभाग को, उस संयोग उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। तो कारण ही बन रहा है कर्म संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में। तो कार्य का जो कारण है, तो उस कारण को वहाँ रहे ऐसी अपेक्षा नहीं है, बस उत्पन्न करके समाप्त होता है। यानी संयोग विभाग की उपस्थिति में अपने आप को रखा रहे या अपने आप को वहाँ जुड़ा रखे कर्म, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। अपने कार्य के साथ स्वयं बना रहे, इसकी अपेक्षा नहीं है, इसको कहते अनपेक्षा। तो वहाँ उस संयोग और गुण के, संयोग और विभाग के साथ जुड़ करके वहाँ रहता हुआ ही कारण बना रहेगा कर्म, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए संयोग विभाग की उत्पत्ति में बिना अपेक्षा के ही कारण बना हुआ रहता है कर्म।
इति कर्म लक्षणम, ये कर्म का लक्षण है, ये कर्म की परिभाषा है। अब मैं सूत्रार्थ आपके सामने रख दिया है, अब भाष्य पर आ रहा हूं। एक द्रव्यम को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, एकम द्रव्यम यस्य आश्रयः इति। एक द्रव्यम को भाष्यकार खोल रहे हैं, एकम द्रव्यम यस्य आश्रय, एक द्रव्य है जिसका आश्रय। एकम द्रव्यम यस्य आश्रय का अर्थ है एक द्रव्य आश्रय है जिसका, जिसका का मतलब जिस कर्म का, जिस कर्म का आश्रय एक द्रव्य है, अर्थात कर्म का आश्रय एक ही द्रव्य होता है। अर्थात कर्म को धारण करने वाला एक द्रव्य होता है। एक कर्म को अनेक द्रव्य आश्रय नहीं देते, एक कर्म का आश्रय देने वाला एक ही द्रव्य है। तो एक द्रव्य है जिसका आश्रय, जिसका आश्रय एक ही द्रव्य है। किसका आश्रय? यस्य का मतलब है यस्य कर्मणा, जिस कर्म का आश्रय मात्र एक द्रव्य है। इति तद एक द्रव्यम एक द्रव्यवर्ती, तद एक द्रव्यम, इसलिए तद उस कर्म को एक द्रव्यम कहा है, अर्थात एक द्रव्यवर्ती कर्म, एक द्रव्य में रहने वाला कर्म होता है। आगे बताया है एक एकम एकैकम, एक एकम एकैकम द्रव्यम आश्रयत सद एकैकम कर्म भवति। एकम एकैकम द्रव्यम आश्रयत, एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ, एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ, एक एकम द्रव्यम आश्रयत सत, एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ एक एकम कर्म भवति, सब द्रव्यों का अलग अलग एक एक कर्म होता है। न खलु अनेक द्रव्यवर्ती भवति एकम कर्म, न खलु, खलु निश्चित रूप से, अनेक द्रव्यवर्ती कर्म न भवति। एकम कर्म, एकम कर्म, एक कर्म, न खलु अनेक द्रव्यवर्ती भवति, अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रह सकता। ये यहां तक पूरा हुआ। आभा जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई शरबत, नींबू पानी फॉर एग्जांपल, तो उसमें पानी है, नींबू है, चीनी है और जो कुछ भी है, सपोज उसमें एक स्ट्रॉ से उसको खींचने की क्रिया हो रही है, तो वो जो नींबू पानी है वो पूरा एक द्रव्य कहलाएगा, है ना। वो चार चीजें नहीं, वो चार द्रव्य नहीं कहलाएंगे, वो एक ही द्रव्य कहलाएगा। तो उसमें जो खींचने की क्रिया हो रही है वो एक ही क्रिया हो रही है, ऐसे ही समझना है। हाँ, अगर उस पूरे ग्लास में स्थित पूरे पानी को आप एक द्रव्य मानेंगे तो एक कर्म माना जाएगा। तो ये हाँ, क्योंकि वो जो इसके पहले पानी वाला जो एग्जांपल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो दो चीजें, दो द्रव्य नहीं है, वो पानी एक ही द्रव्य है। तभी हम उसमें जो भी क्रिया हो रही है, तरंगे आ रही है या जो भी हो रही है, उसको एक क्रिया मान सकते हैं। नहीं, शेखर जी ने कुछ अलग बोला है, आप अलग बोल रहे हैं। मतलब एक द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? एक द्रव्य की परिभाषा ये होती है, दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक अवयवी द्रव्य होता है, एक अवयव द्रव्य होते हैं। अवयव कहते हैं पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को, एक एक मतलब एक एक मान लीजिएगा, एक एक एटम बोलिएगा, एक एक एटम, एक एक अणु, वो अलग अलग द्रव्य है। अब उन सबको मिलाकर के एक बना दिया, उसको भी एक द्रव्य कहते हैं। अर्थात कार्य द्रव्य को अवयवी द्रव्य कहते हैं, अनेक अवयवों वाले को अवयवी कहते हैं। जैसे मिट्टी अनेक अवयव है और उन मिट्टी के अनेक कणों को, अवयवों को मिला करके पानी आदि जोड़ करके उसको घड़ा बना दिया। अब घड़ा भी एक द्रव्य है, ठीक है। और मिट्टी को एक हम मोटे तौर पर बोलते हैं, मिट्टी एक है, पर वो एक नहीं है, मिट्टी के अनेक कण हैं। अनेक मिट्टी लाओ ऐसा नहीं बोलता कोई व्यवहार में। तो व्यवहार चलाने के लिए आज थोड़ा मिट्टी ले आइएगा, एक बकेट मिट्टी ले आइएगा या 10 किलो मिट्टी ले आइएगा,
ऐसे एक मोटे तौर पर एक मान करके बोलते, लेकिन मिट्टी एक नहीं है, मिट्टी के अनेक कण हैं। तो एक कण भी एक द्रव्य है, और अनेक कणों को मिलाकर के जब हम एक बनाते उसको भी एक द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा है, एक की परिभाषा। वैसे द्रव्य की परिभाषा नहीं है, एक की परिभाषा है। हाँ जी। ओके। तो शेखर जी ने जो बताया वो अलग अलग द्रव्य मान करके वो प्रश्न किया, उनको स्पष्ट हो गया। और आप जो बोल रहे हो कि एक ग्लास के अंदर शरबत है या दूध है, कुछ भी है, और स्ट्रॉ डाल करके जब हम उसको खींचने की क्रिया करते हैं तो वो एक द्रव्य मानेंगे तो एक क्रिया माना जाएगा। अगर उनको अलग अलग मानेंगे तो अलग अलग क्रियाएं मानी जाएंगी, ऐसा। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। फिर मैं दोबारा दोहराता हूं जी। एक एकम द्रव्यम आश्रयत सद, एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ। ये सद जो है उवा अर्थ को कहता है। एक एकम द्रव्यम, एक एक द्रव्य का आश्रयत सद, आश्रय, आश्रयत का मतलब आश्रय, सत का मतलब हुआ। एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ एक एकम कर्म भवति, वो एक एक कर्म माना जाता है, अलग अलग कर्म माना जाता है। न खलु अनेक द्रव्यवर्ती भवति एकम कर्म, एकम कर्म एक कर्म निश्चित रूप से अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है। यहां तक हम पहुंच गए। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अवयवी द्रव्ये यद्वा अवयव द्रव्ये खलु एकेकशः एव कर्म भवति। दो बातें कही जा रही हैं। अवयवी द्रव्य, अवयवी द्रव्य अभी अभी बोल रहा था मैं आभा जी को। अवयवी कहते हैं अनेक अवयवों को मिलाकर के जब एक बनाते हैं उसको अवयवी कहते हैं। अवयवों से बना हुआ जो भी द्रव्य है उसको अवयवी कहते हैं। तो अवयव अवयवी द्रव्य, जो अवयवी द्रव्य है, यद्वा अथवा अवयव द्रव्य, जो अवयव है, अलग अलग अवयव है, अलग अलग पार्ट्स है, उनमें खलु एक एकशः एव कर्म होती, एक एक अलग अलग कर्म ही होता है। यदि अवयव अवयवी द्रव्य है तो उसमें एक कर्म माना जाएगा, और अनेक अवयवों में कर्म हो रहा है तो उनके अलग अलग कर्म माना जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। तथा एक और बात कही जा रही है, परमाणुषु आद्यम कर्म अपि एकेकशो अनुमेयम। परमाणुषु, परमाणुओं में, जो दिखते नहीं हमको, परमाणु, एटम जिसको आप बोलते हैं, तो अनेक परमाणुओं में आद्यम कर्म, जो प्रथम कर्म होता है, आद्यम कर्म का मतलब पहला जो कर्म होता है, वो जो पहला कर्म का मतलब है जब वो परमाणु मिलते हैं आपस में पहली बार, तो परमाणुओं में जो पहली बार उनके अंदर जो मिलने का कर्म होता है वो एक एकशः अनुमेयम, वो एक एक परमाणु का अलग अलग कर्म होता है, ऐसा मानना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। उसका अनुमान हमें तो दिखता नहीं है, परमाणुओं में कर्म होता हुआ हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमें अनुमान करना है कि जब सिद्धांत ये कहता है कि एक द्रव्यम कर्म, कर्म एक द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है एक कर्म, तो इससे, इस सिद्धांत से हमको अनुमान करना है कि जो दिखाई नहीं दे रहे हैं परमाणु, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसमें विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसका रूप हमें दिखता नहीं है, तो ऐसे अनेक परमाणुओं में जब कर्म हो रहा है तो अनेक परमाणुओं में जो कर्म हो रहा है वो एक कर्म नहीं होता, एक एक परमाणु का अलग अलग अपना एक एक कर्म होता है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। ये कहना चाह रही है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। इति, इस प्रकार, कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम अस्ति, कार्य द्रव्य से इस कर्म का वैधर्म्य है, विपरीतता है, क्योंकि कार्य द्रव्य में जैसा होता है वैसे कर्म में नहीं हो रहा है, तो कर्म से कार्य द्रव्य का वैधर्म्य है, कर्म का कार्य द्रव्य से वैधर्म्य है। कर्म का कार्य द्रव्य से वैधर्म्य क्यों है? क्योंकि कार्य द्रव्य अनेकों में रहता है। कार्य द्रव्य जो है अनेकों में, अनेक अवयवों में एक ही रहता है ना।
कार्य द्रव्य एक है तो एक कार्य द्रव्य अनेक अवयवों में रहता है। हाँ जी भाविनी जी, समझ में आया आपको? कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों में रहता है। माइक खोलिए, बोलिए, आपको समझ में आया? जी स्वामी जी। क्या समझ में आया बताइए, उदाहरण से समझाइए, क्या समझ में आया? एग्जाम्पल, एक मिट्टी से जो घड़ा बनती है और एक सूरी बनती है और जो भिन्न भिन्न चीज बनती है वो अलग अलग होती है। नहीं, उदाहरण आप ठीक नहीं दे रहे। सुवीरा जी को समझ में आया? माइक बंद करिए। सुवीरा जी, आपको समझ में आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आया? तो अब तो अपने आप को सुशीला जी को समझ में आया? माइक खोल करके बताइए, आपको समझ में आया? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, समझ में ये आया कि मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी में अलग अलग कण होते हैं और वो अलग अलग कण बन के मिल के जब एक घड़ा बनता है तो वो एक द्रव्य बनता है। ठीक है। लेकिन जो एक द्रव्य है, जो एक द्रव्य है उसमें वो अलग अलग नहीं रहते, उसके पार्ट्स जो कण होते हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत सरल सी बात मैंने बताई है। उमा जी बताइए। अब मैं ऐसे पढ़ाते चला जाऊंगा, आप लोग सिर हिलाते रहेंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ उमा जी। जब हम कार्य द्रव्य के लिए कहते हैं उसके जितने भी अवयव होते हैं, प्रत्येक अवयव का अपना अपना कार्य अलग होता है। नहीं, ये तो नहीं बताया। अंत में जो बात कही है उसके ऊपर मेरा प्रश्न है। मैंने कहा है कार्य द्रव्य से वैधर्म्य है कर्म का। कार्य द्रव्य से कर्म तो एक होता है सब मिला करके, लेकिन कार्य द्रव्य प्रत्येक अवयव में अलग अलग होता है और वो समाप्त हो जाता है। नहीं, मैं वो बात ही नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना है आप सबको, और नहीं तो आप यूं ऐसे ही चलते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर। मैंने ये कहा है कि कार्य द्रव्य से कर्म का वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है? तो मैंने ये बोला है कि कार्य द्रव्य में और कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म तो एक द्रव्य में रहता है, कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता, लेकिन कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों में रह सकता है। ये भिन्नता है दोनों के बीच में। ये समझ, स्वामी जी यही कहना चाह रही थी। यही कहना चाह रहे तो आपने नहीं कहा ना, तो मैं कैसे समझूं कि आपको समझ में आया है? मैं स्पष्ट नहीं कर पाई, कहना यही चाह रही थी। अच्छा, विनोद रानी जी को क्या समझ में आया? परीक्षा ले रहा हूं, आप सबको याद रखना। हाँ विनोद रानी जी, क्या समझ में आया आपको? नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। कार्य कर्म का कारण अनेक द्रव्यों में रहता है। आप क्या बोल रहे हैं जी? कर्म का कारण अनेक द्रव्यों में रहता है। कर्म का कारण अनेक द्रव्यों में रहता है, ऐसा नहीं बोला है। चलो बिंदनी जी को क्या समझ में आया? कोई बात नहीं, माइक बंद करिएगा। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को बार बार सुनना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिंदनी जी बताइए क्या बोला है मैंने, मतलब क्या समझ में आया आपको? नमस्ते स्वामी जी। मुझे तो एक कार्य द्रव्य का अनेक कारण जो होता है, कारण अनेक द्रव्यों का अस्तित्व जो कारण द्रव्य रहता है, मुझे एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। अच्छा, मैंने ये बोला है कि ये बोल रहे हैं ना वाक्य, कार्य द्रव्य तो वैधर्म्य मस्ति, कार्य द्रव्य से कर्म का वैधर्म्य है।
कार्य द्रव्य से कर्म का वैधर्म्य है। तो क्या वैधर्म्य है? मैंने बोला वो वैधर्म्य कि कर्म तो एक ही द्रव्य में रह सकता है, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता, लेकिन कार्य द्रव्य एक ऐसा है जो अनेक द्रव्यों में रहता है। इस प्रकार से कार्य द्रव्य का कर्म से वैधर्म्य है। अब समझ में आया? ये जो कारण जो अनेक है, एक से अधिक है, इसका क्या उदाहरण फिर होगा? कारण उदाहरण बाद में, सिद्धांत पहले समझना हो ना, थ्योरी पहले समझ में आ जाए तो मैं उदाहरण दूंगा ना आपके सामने। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। अभी मैंने तो 2-4 नाम आपको बोला तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो पता नहीं कितने लोग नहीं समझ रहे होंगे। जी, सिद्धांत तो समझ में आया। कर्म एक द्रव्याश्रयी होते हैं, ऐसा समझ में आया, अनेक द्रव्याश्रय नहीं। अच्छा, ये समझ में आया। कर्म होते ही वो समाप्त हो जाता है, ये तो समझ नहीं, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रहता, ये समझ में आया जी। अब मैंने बोला, अब ये जो एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है, ऐसे कर्म का कार्य द्रव्य से भिन्नता है जी। कार्य द्रव्य जो है ऐसा होता है वो अनेक द्रव्यों में रह सकता है कार्य द्रव्य, लेकिन कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता। ये भिन्नता है ना दोनों में जी। ये बात समझ में आ गई? जी जी, आई समझ। अब बताइए क्या समझ में आई? कार्य द्रव्य में भिन्नता हो सकती है स्वामी जी? हो सकती नहीं, होता है। कार्य द्रव्य में भिन्नता है, होता है। कर्म एक ही होता है, वो होते होते खत्म हो जाते हैं, तो क्रिया निष्पन्न होते ही वो खत्म हो जाते हैं। कार्य द्रव्य में भिन्नता, ये वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है? अगर आपसे पूछे कोई कर्म का कार्य द्रव्य से क्या वैधर्म्य है, तो क्या उदाहरण देके समझे? द्रव्याश्रय होता है लेकिन कार्य अनेक होता है, ये वैधर्म्य है। कार्य अनेक होते हैं? कितनी सरल बात है। आपको देखिए, आपको पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ में है तो आपको ये बोलना है कि मेरे को समझ में नहीं। अगर समझ में आया बोलते हो तो आप बता नहीं रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया। अनीता जी बताएंगे, अनीता आर्य, आपको बात समझ में आ गई? कार्य द्रव्य का कर्म से वैधर्म्य समझ में आया आपको? जी समझी। कार्य द्रव्य जो है वो कर्म जो है वो एक द्रव्य के आश्रित होता है। हाँ। कार्य द्रव्य जो है वो अनेक द्रव्यों में रहता है। जैसे उदाहरण? जैसे घड़ा अगर जब बना रहे हैं तो घड़ा जो है वो एक ही मतलब जो बन रहा है तो उसमें वो एक ही द्रव्य के आश्रित रहेगा। मतलब कर्म जो उसमें हो रहा है तो उसी के आश्रित रहेगा। लेकिन जब कार्य द्रव्य जो घड़ा है, घड़ा बनने में तो अनेक कारण है ना उसके, तो वो अनेक द्रव्य, उसमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग द्रव्यों पर आश्रित होता है कार्य द्रव्य। अच्छा। उसमें मिट्टी भी लगती है, पानी भी लगता है, हर चीज लग रही है, तो वो कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों के आश्रित हो जाते हैं। आप बता रहे हो लेकिन थोड़ा कसर है। आप पानी को मत लाओ यहाँ पर। आप बता रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना। आपने अच्छा बताया लेकिन थोड़ा सा, मान लीजिए आपने उत्तर दिए, आपको लग रहा है मैंने उत्तर पूरा दिया, और जब मार्क्स देने वाले ने आपको 99 मार्क्स दे दिया, 100 नहीं दिया। समझ रहे ना? 100 इसलिए नहीं दिया है, आप बताने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कसर रह गया आपका। आपको ये बोलना है कार्य द्रव्य घड़ा एक है और अनेक मिट्टी के कणों में, मिट्टी के अनेक कारण है ना, अनेक कारण रूपी मिट्टियों में एक ही द्रव्य रह रहा है। एक द्रव्य अनेक मिट्टी में रह रहा है, मिट्टी के अनेक कणों में एक ही द्रव्य रह रहा है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा एक है, अनेक रुई के कणों में एक कपड़ा रह रहा है, तो एक कार्य द्रव्य अनेक कारणों में रह रहा है। ये बताना था आपको जी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो क्यों होना है कंफ्यूज? अब बिंदनी जी समझ में आया आपको? सुवीरा जी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा था ना, पूरा समझ में आया आपको? उमा जी आपको समझ में आया पूरा? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ जी, अगर मैं बीच में पूछूं समझ में आया, तो जब आप बोलेंगे समझ में आया और फिर मैं चलूं आगे, तो बाद में जा कर के बड़ा मुश्किल हो जाए। कोई बाहर का व्यक्ति आपसे प्रश्न कर ले, हाँ आप कर्म का लक्षण पढ़ के आए हो, आप बताइए,
कि कार्य द्रव्य का कर्म से क्या वैधर्म्य है, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। फिर वो जो भी पूछने वाला मेरे को कोसेंगे कि कैसा मूर्ख पढ़ाया आप लोगों को, ऐसा मेरे को कोसेंगे। हाँ, और क्या, जब आप नहीं बताओगे तो मेरे को तो कहेंगे। अब सम्मान का विषय रह गया कि आप मेरा अपमान करना चाहते हो तो ढंग से पढ़ो, और मेरा अपमान ही करना है तो ठीक है, ध्यान मत देना। शेखर जी। ओम स्वामी जी। तो कार्य द्रव्य सदा एक द्रव्य से ज्यादा दो या दो द्रव्यों का ही होगा सदा। हाँ, मतलब दो से ज्यादा जितने भी हो, यानी कार्य द्रव्य जो है अनेक द्रव्यों में रहता है। हाँ, दो से ज्यादा में ही रहेगा सदा ही कार्य द्रव्य। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए इस कार्य द्रव्य का कर्म से वैधर्म्य। हाँ, यही रीजन है ना। जी जी। कार्य द्रव्य दो से ज्यादा में रहेगा। हाँ, कर्म द्रव्य सिर्फ एक में रहता है, इसलिए वही वैधर्म्य है। यही वैधर्म्य, यही बताना चाह रहे हैं। जी जी। कर्म का कार्य द्रव्य से यही वैधर्म्य बताना चाह रहे हैं, यही आप सबको समझना है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं मैं। कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्य आश्रितम भवति, उसी को खोल के समझाया है कि कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, कार्य द्रव्य से कर्म का वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है, तो आगे की पंक्ति में कहा जा रहा है कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्य आश्रितम भवति। कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों के आश्रित होता है, इसलिए कर्म का कार्य द्रव्य से वैधर्म्य है। कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्याश्रितम भवति। अब तक जो आप सबसे पूछ करके मैं क्लियर कर रहा था, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किए इन्होंने। कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्याश्रितम भवति। कार्य द्रव्य जो भी है, जिसको आप कार्य द्रव्य कहते हैं, हमेशा कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों के आश्रित होता है, चाहे वो अनेक दो हो या कितने ही हो। मतलब कम से कम दो होना ही चाहिए, तभी अनेक शब्द का प्रयोग। ना एका अनेका, जो एक नहीं है अर्थात अधिक है, ये अनेक शब्द का अर्थ है। कई बार लोग अनेक शब्द का मीनिंग ना समझ करके लड़ने लगते हैं। हाँ जी, लड़ाई बता दूं, सास बहू का या पति पत्नी का। हाँ, तुझे कितने बार बोला, अनेक बार बोला, तो बहू कहने लगे अनेक बार क्या बोला, दो ही बार तो बोला है आपने। अरे ये दो का मतलब भी तो अनेक होता है। तुझे अनेक बार बोला मैंने, ऐसा कर, सुनती नहीं तुम, अनेक बार बोला है। तो वो कहने लगती अनेक बार कहाँ बोला आपने, तो दो ही बार तो बोला। ये दो बार को भी तो अनेक कहेंगे ना। एका अनेका, जो एक नहीं है, दो भी अनेक है, तीन भी अनेक है, असंख्य भी अनेक है। खैर, हाँ जी, माधव जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आपने नमस्कार स्वामी जी। जी, आपने जो बोला जे कर्म और कार्य द्रव्य, जैसे एक जो कोई ऑब्जेक्ट हो ना, वो तो बहुत सारे पदार्थ का समष्टि है, और प्रत्येक पदार्थ जब कर्म करता है उसको सम टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू द कार्य द्रव्य। तो तब कर्म को तो अवदान ही कार्य धर्म तो होता ही है। हाँ, वो जो अवधान है, कर्म से जो कार्य द्रव्य का अवधान होता है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक सादृश्य भी है, वैसादृश्य है। जैसे एक सूक्ष्म एक बृहद, सादृश्य ऐसा ही क्योंकि कार्य द्रव्य में कर्म का अवदान है, ऐसा सादृश्य। लेकिन जब वो कार्य द्रव्य के दृष्टि में जब देखे तो एक क्षुद्राति क्षुद्र वो जो पार्टिकल है, जिसको एक द्रव्य बोलता है, उसको काम उसको नजर में नहीं आ जाते, इसलिए वो वैधर्म वाला होता है। क्योंकि जब कार्य मैं देखता हूँ, तो जब उसको क्षुद्राति क्षुद्र रूप में देखता हूँ, तो उसको परिमाण में गिनते नहीं जाते हैं, इसलिए वो वैधर्म वाला होता है। ऐसा ही मुझे समझ में आया, वो फिजिक्स वाला ही ऐसा ही साम। जी जी, ठीक है, ठीक है, आप जो बता रहे हो वो सही कह रहे हैं, पर उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। एक हम अनुमान से समझ सकते हैं और एक स्थूल पदार्थों से भी समझ सकते हैं। जिसको मान लीजिए हम आटा लेते हैं, आटा के कण लेते हैं या मिट्टी के कण लेते हैं, यद्यपि वो सूक्ष्मता से देखेंगे वो भी कार्य है,
आई एग्री, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक क्योंकि सूक्ष्मता को तो हम देख नहीं सकते हैं, उसको तो हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन स्थूलता से ही सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। हाँ जी। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। जो आश्रित शब्द है, ये आश्रित का मतलब क्या है? आधार। जैसे आपके आश्रित आपका बेटा है, तो आपके आधार पर आपका बेटा जी रहा है कहो, या आपके आश्रित है। आश्रित का मतलब है आपके अंडर। जी स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। तथा गुणतो अपि आंशिकम वैधर्म्यम, जैसे कार्यद्रव्य का कर्म से वैधर्म्य बताया है, वैसे ही गुणता अपि, गुण से भी आंशिकम वैधर्म्यम, गुण से आंशिक वैधर्म्य है, पूरा को पूरा वैधर्म्य नहीं है गुण से। जैसे कार्यद्रव्य से तो पूरा पूरा का वैधर्म्य है कर्म का, लेकिन गुण के विषय में आते ही ये कहना है कि आंशिकम वैधर्म्यम, पूरा वैधर्म्य नहीं है, आंशिक वैधर्म्य है। आंशिक वैधर्म्य समझते हैं? आंशिक वैधर्म्य मतलब एक तो 100% वैधर्म्य और एक है 50% वैधर्म्य या 70% वैधर्म्य या 10% वैधर्म्य। इसको आप आंशिक वैधर्म्य कह सकते। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे कार्यद्रव्य से कर्म का वैधर्म्य है, तथा उसी प्रकार से गुणतः, गुण से भी, गुणता अपि, गुण से भी वैधर्म्य, लेकिन आंशिकम वैधर्म्यम, आंशिक वैधर्म्य। यतः, क्यों आंशिक वैधर्म्य? गुण एक द्रव्य आश्रयतो अवयवी द्रव्य आश्रिता। गुण जो है एक द्रव्य आश्रिता, अर्थात अवयवी द्रव्य आश्रिता। गुण जो है अवयवी द्रव्य के आश्रित रहता है। तो अवयवी द्रव्य के रूप में देखेंगे ना, तो गुण एक द्रव्य के आश्रित हो गया, क्योंकि अवयवी द्रव्य एक है। तो गुण जो है अवयवी द्रव्य के आश्रित है, मतलब एक द्रव्य के आश्रित हो गया। जैसे रूपादि गुण है, जैसे घड़े का रूप है, तो घड़े का जो रूप है वो एक ही द्रव्य के आश्रित है। घड़े का जो स्पर्श है वो भी एक ही द्रव्य के आश्रित है। लेकिन जब आप कारण द्रव्यों को देखेंगे, अनेक द्रव्याश्रितो अनेक अवयव आश्रितश्च, और रूपादि गुण अनेक द्रव्य के आश्रित भी रहता है। जैसे अवयव द्रव्य है, मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी का जो रूप है वो एक मिट्टी का जो रूप दिखाई दे रहा है, जैसे धागों का जो रूप दिखाई दे रहा है, जैसे रुई का जो रूप दिखाई दे रहा, वो रूप एक द्रव्य के आश्रित नहीं है, वो अनेक द्रव्य के आश्रित है। ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहा है संयोगादि द्वित्वादिश्च गुणः भवति। संयोगादि द्वित्वादि गुण, तो संयोग गुण है, और संयोग गुण एक द्रव्य के आश्रित नहीं रहता है, अनेक द्रव्य के आश्रित रहता है, क्योंकि संयोग एक में नहीं होता है ना। जैसे मैं दो उंगलियों को जोड़ूं आपस में ऐसे, तो ये जो संयोग हुआ, ये संयोग एक गुण है। ये संयोग एक द्रव्य के आश्रित है या दो द्रव्यों के आश्रित है? दो द्रव्यों के आश्रित है। अब तीसरी उंगली आके जुड़ गए, देखिए 3 उंगलियां हो गए, दिख रहे हैं 3 उंगलियां आपस में जुड़े हुए। अब ये जो संयोग कितने द्रव्यों के आश्रित है? 3 द्रव्यों के आश्रित है। ऐसे कपड़ा है, कपड़े में धागों का संयोग हुआ है, तो ये जो कपड़े में जो संयोग गुण है, एक ही संयोग गुण है, लेकिन वो उस एक संयोग गुण का कितने द्रव्यों के आश्रित है? जितनी तंतु, जितनी धागे हैं उतने धागों के आश्रित है, अनेक द्रव्य आश्रित है संयोग। जब विभाग होगा तो वो विभाग भी अनेक द्रव्य आश्रित होगा। और संख्या है, जैसे द्वित्व संख्या है, द्वित्व संख्या एक द्रव्य के आश्रित नहीं है, 2 द्रव्यों के आश्रित है। त्रित्व संख्या 3 द्रव्यों के आश्रित है। ऐसे संख्याओं को आगे बढ़ाते जाओ, 2 के बाद में जितनी संख्या होगी उतने द्रव्यों के आश्रित रहेगा, तो वो संख्या गुण अनेक द्रव्य आश्रित है। तो गुण जो है एक द्रव्य आश्रित भी रहते हैं और अनेक द्रव्य आश्रित भी रहते हैं, इसका तात्पर्य है। शेखर जी। जी स्वामी जी, ये आंशिक कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी। आंशिक का मतलब है वो होगा या नहीं होगा, मतलब आंशिक तो कैसे? आंशिक का मतलब होता है कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। यानी कुछ जगहों पर गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं और कुछ जगहों पर जो है गुण अनेक द्रव्य आश्रित रहते हैं।
जैसे रूप गुण बताया मैंने, तो घड़े को देखेंगे तो एक द्रव्य आश्रित है, लेकिन मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी का जो रूप है वो एक द्रव्य का आश्रित नहीं है, अनेक द्रव्यों के आश्रित है, ये कहना चाह रहे। जी जी, जय स्वामी जी। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी, ये रूप का मतलब नहीं, एक जैसे अनेक मिट्टी से बना है, अनेक रूप है तो और एक रूप बना, तो इसका समझ में नहीं है। मतलब मिट्टी का रूप देखो तो वहाँ एक रूप, एक ही रूप के रूप में देखते ना, रूप मिट्टी का रूप, वहाँ अनेक रूपों को अनेक रूपों में देखते नहीं, वो एक रूप के रूप में देखते हैं। अब मिट्टी का रूप एक द्रव्य के आश्रित नहीं है, अनेक द्रव्यों के आश्रित है। इसको ऐसा भी बोलते हैं, मिट्टी के एक एक कण का रूप एक एक कण के आश्रित है, ऐसा बोल सकते हो आप, उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जब हम कहते हैं ना मिट्टी का रूप, का मतलब है वो जो मिट्टी का रूप है वो अनेक द्रव्यों के आश्रित है, ऐसा बोल सकते हैं। जी, धन्यवाद जी। यहां तक पहुंच गए जी हम लोग कि कर्म एक द्रव्य आश्रित रहता है और कर्म में गुण नहीं रहता है, और कार्य द्रव्य से कर्म का वैधर्म्य पूरा का पूरा है, लेकिन गुण से कर्म का वैधर्म्य आंशिक रूप में है। जैसे कार्यद्रव्य में गुण, कार्यद्रव्य जैसे कोई रूप है तो कार्यद्रव्य एक ही कार्यद्रव्य के आश्रित है, जैसे रूप गुण कार्यद्रव्य में आश्रित है तो एक ही द्रव्य के आश्रित है। इस रूप में कर्म फिट बैठ रहा है, जैसे रूप है कार्यद्रव्य में एक, ऐसे उसी कार्यद्रव्य में कर्म एक है। लेकिन कारण द्रव्यों को देखेंगे तो कार्यद्रव्य में रूप जो है कारण द्रव्यों में अनेक द्रव्यों के आश्रित है, पर कर्म ऐसा नहीं है। नहीं मतलब कर्म जो है वहां पर फिट बैठ रहा है। कर्म जो है जैसे रूप वहां अनेक द्रव्य है तो अनेक द्रव्य आश्रित है वहां रूप गुण, ऐसे कर्म भी अनेक द्रव्यों के आश्रित है। इस तरह का आप देख सकते। तो कहीं कर्म के साथ किसी जगह कर्म के साथ ठीक बैठ रहा है और कहीं गलत बैठ रहा है, ऐसा है। इसलिए इसको आंशिक शब्द से बोल दिया। अब अगुणम शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है। तेज नारायण जी को क्या बोलना है? जी स्वामी जी, ये आंशिक अर्थ कुछ गुण और कुछ गुण, आंशिक मतलब एक गुण में आंशिक भाव नहीं है, कुछ गुणों में अलग गुण अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी, गुण में पूर्णतया और संयोग गुण में आंशिक वो जी नहीं है जी। हाँ जी, आंशिक का मतलब है कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ गुणों में ऐसा होता है, इस तरह समझ सकते। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जिसमें घड़े का रूप गुण जो है वो एक द्रव्य के आश्रित हो गया। हाँ जी, और जो वो देखेंगे उसका रूपादि गुण देखेंगे तो अनेक द्रव्य के आश्रित हो गया, तो ये आंशिक रूप में आ जाएगा। मतलब यही नहीं, घड़े का रूप देखेंगे तो एक द्रव्य आश्रित, उसके बाद में क्या बोला आपने? और मिट्टी का जो रूपादि गुण देखेंगे तो वो अनेक द्रव्य आश्रित। हाँ, अनेक द्रव्य आश्रित कह सकते हैं। अथवा आप यूं भी देख सकते हैं कि रूप को मिट्टी में ना देकर के, जैसे अभी तेज नारायण जी ने बोला है, जब कार्यद्रव्य में मिट्टी को कार्यद्रव्य में रूप को देखेंगे तो एक द्रव्य आश्रित है, लेकिन उसी कार्यद्रव्य में आप संयोग को देखेंगे वो अनेक द्रव्य के आश्रित है। ऐसा देखो तो आपको बहुत सरलता रहेगी। जी जी। आभा जी। स्वामी जी, हम जो घड़े का उदाहरण ले रहे हैं उसमें हम जोड़ने का ही उदाहरण ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि मिट्टी के कण हैं अनेक द्रव्य, और उनको जोड़कर हमने एक द्रव्य घड़ा बनाया जी। लेकिन अगर हम उल्टा उदाहरण लेते हैं तो फिर ये कैसे समझ पाए हम? उल्टा का मतलब? घड़े को आपने जोड़ा नहीं, तोड़ा। हाँ, वो अनेक कणों में एक से अनेक हो गया। हाँ, तो फिर कैसे समझें? नहीं, विभाग हो गए ना, विभाग अनेकों में रह रहे हैं ना। विभाग गुण एक में नहीं है। जैसे संयोग अनेकों में रह रहा है तो विभाग भी अनेकों में रहेगा। में दो टुकड़े हैं तो विभाग की एक मतलब दो टुकड़े हो गए तो दो द्रव्य हो गए। अब वो विभाग नामक जो गुण है एक में रहेगा, दो टुकड़ों में रहेगा, दो टुकड़ों में रहेगा। कोई संशय हो रहा है क्या आपको?
नहीं, विभाग एक गुण है, विभाग को गुण के रूप में देखेंगे तो वो गुण जो विभाग हुआ है, तो जितने टुकड़े हो गए उतने टुकड़े विभाग ही कहेंगे ना। ये एक टुकड़ा घड़े का एक विभाग हो गया, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, पांचवा विभाग, सैकड़ों विभाग, हजारों विभाग, लाखों विभाग, तो सब में रहेगा वो विभाग गुण। जैसे संयोग गुण सभी अवयवों में रहता है, तो विभाग गुण भी सभी अवयवों में रहेगा ना। थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचिएगा पड़ेगा, सोचिए, सोचने के लिए शास्त्र है। जो शास्त्र बता रहा है ना, ये सोच करके व्यवहार में उतारने के लिए कह रहा है। हम लोग पढ़ते हैं, सोचते कम है, और जितना सोचते उसको व्यवहार में नहीं उतारते। तो हमको पढ़ना भी है, सोचना भी है, और निर्णय भी करना है, और व्यवहार में भी उतारना है। तो इसी को कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण करो, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद में रुकना नहीं, श्रवण करके मनन करो, ये दूसरा विभाग हो गया। मनन करके रुकना नहीं है, निर्णय पर पहुंचो, उस निर्णय को ही निधिध्यासन कहते हैं। निर्णय करके रुकना नहीं, उसको व्यवहार में उतारो। पढ़ भी लिया, श्रवण भी कर लिया, मनन भी कर लिया, निर्णय भी कर लिया, उसके आगे बढ़ता ही नहीं आदमी, व्यवहार में उतारता नहीं है। और जब तक व्यवहार में उतारो नहीं तो कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, दुख नहीं छूटेंगे, परेशानियां, आपत्तियां, समस्याएं, मुसीबत, ये सब छूटे हमसे, इन सब से मुक्त हो जाए हम, व्यवहार में उतारना अनिवार्य है जी। और किसी कोई बात पूछनी हो तो समय नहीं है, इसको इतना ही रखते हैं। अगुणम से कल पढ़ेंगे। तो अभी तक कर्म के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, इसमें से फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग। महादेव जी। स्वामी जी, यहाँ पे जो आंशिक बोला, जैसे वो कार्य गुण के बारे में जी, उस तरफ मैंने जो बोला था, जो कर्म और कार्य, उसको 100% वैधर्म, थोड़ा सा वहाँ पे खिचखिचाहट होता है क्या कि रूप तो देखा जाता है, इसलिए आंशिक उसको वैधर्म होता है, लेकिन वहाँ पे देखा नहीं जाता है। लेकिन उनको सोचने के बाद पता लगा जाता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे तो 100% वैधर्म मुझे लगता है नहीं है, ऐसा ही। हाँ, तो कोई बात नहीं, जहाँ लगता है उसको पहले समझ लीजिएगा ना। जैसे संयोग है, घड़े में संयोग है, वो संयोग गुण घड़े में रह रहा है, कार्य द्रव्य में ही रह रहा है, लेकिन वो संयोग एक द्रव्य आश्रित नहीं है, अनेक द्रव्य आश्रित है। और घड़े के अंदर जो रूप है वो एक द्रव्य के आश्रित, क्योंकि एक ही घड़ा माना है। पर संयोग एक में नहीं होता है, संयोग अनेक में होता है। तो इसलिए घड़े में जो संयोग है वो अनेक द्रव्याश्रित माना जाएगा, घड़े में जो रूप है वो एक द्रव्याश्रित माना जाएगा। इस रूप में देखेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं कर्म के विषय में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण, ऐसा ही कर्म का लक्षण, ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आगे जाके परेशानी ना हो। कोई आप आगे जा रहे हैं, कोई पूछे हाँ जी आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, गाड़ी में एक कर्म हो रहा है, अनेक कर्म हो रहा है, तो आंख मीच के आंख बंद करके बोल सकते हैं अनेक कर्म है, जितने द्रव्य मानते उतने अलग अलग कर्म हो रहे हैं, ऐसा आपको बताना है। और रेफरेंस ये है सूत्र, एक द्रव्यम, कर्म एक द्रव्य आश्रित रहता है, एक कर्म अनेक द्रव्य के आश्रित नहीं होता है। तो ये सारा सिद्धांत दिमाग में बैठना चाहिए, तभी हम व्यवहार में हमको आसानी हो जाएगी आगे बढ़ने के लिए। तो कोई प्रश्न नहीं तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ यहाँ पर। तो भूदेव जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, एक ये इससे संबंधित जानना था कि अगर अनेक द्रव्य आश्रित एक ही कर्म अनेक रूप में माना जाए तो उसका फल फिर अनेक होना चाहिए, पर ऐसा दिखाई तो नहीं देता। कहाँ की कौन सी बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही जैसे कि माना कि खाना क्रिया हो रही है, द्रव्य खा रहा है, वो तो आप फिर मूल से हट गए ना, आप लोग आप मूल से हट गए। मैंने बोला है ये जो कर्म बताया जा रहा है फल वाले कर्म नहीं बताया जा रहा है, ये
पहले से प्रारंभ से बोला है मैंने। ये फल वाले कर्म नहीं, फल वाले कर्मों को समझना है तो आप योग दर्शन में जाओ, सांख्य दर्शन में जाओ, अलग अलग शास्त्रों में जाओ, वहाँ फल वाले कर्मों को लेकर के विस्तार से समझाए। यहाँ पर पहले सुन लीजिएगा, आपने प्रश्न रखा, उसको उत्तर दे रहा हूँ, उसको भी सुन लीजिएगा ना। तो जो खाने की क्रिया है वो अलग अलग हो रहे हैं, तो अलग अलग एक क्रिया को कोई फल नहीं होता है, उन सबको मिला करके ही उसको विशेष कर्म माना है, इसलिए उस खाने का कर्म का फल मिलता है। क्योंकि आप गलत खाते हैं तो गलत खाने के कर्म का फल मिलेगा, अच्छा खाते हैं तो अच्छे खाने के कर्म का फल मिलेगा, वो एक मान करके वहाँ फल मिलता है। फल तात्पर्य यहाँ पर मुझे वही 5 जो कर्म की पारिभाषिक वही लेना है, मुझे उसी संदर्भित में चर्चा व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो वो फिर बाद में चर्चा कर लीजिएगा, अभी समय समाप्त हो रहा है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।